देखिए, आपके और मेरे बीच का जो प्रसंग चल रहा था, आपके कमलेश्वर जी द्वारा रचित राजा निर्वंशिया, जो लास्ट सेकंड कहानी है आपकी, जो आपकी सेकंड सेमेस्टर है। तो मैंने जो पॉइंट आपको लिखाए थे, जो कि राजा निर्वंशिया की कथा वस्तु के तौर पर, क्योंकि अगर इन पॉइंटों को आपने लगातार थोड़ा सा देख लिया, समझ लिया, तो शुरू से लेकर अंत तक की कहानी आपको बगैर पढ़े याद हो जाएगी। और नहीं पढ़ोगे, नहीं देखोगे, तो आप न तो चरित्र चित्रण संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसको कर पाओगे, न आपकी जो तात्विक समीक्षा करवाई जाती है कहानी की, और 100% आपको क्वेश्चन आएंगे तात्विक समीक्षा करके पूछे किसी भी कहानी के विषय में। लेकिन वो कर जब पाओगे आप उसको, जब आप उसको पूरी को देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तो अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए, अब मैं जो पॉइंट लिखे हूँ मैं शॉर्ट संक्षिप्त रूप में बात करूँगा। कल अपना लास्ट पॉइंट यही था ना कि जगपति का ठीक होकर घर लौटना। इसका मतलब इसकी जो राम कहानी थी वो मैंने आपको बता दी थी कि जगपति कौन है। इसका मतलब है कि चंदा का पति है, जो कि दयाराम के घर जाता है, डाकुओं की गोली लगती है, वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है, और वहाँ अब जो ठीक हो जाता है, ठीक होकर वो घर लौटता है। अब घर लौटता है तो क्या है कि वहाँ जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो औरत हैं, जो आदमी हैं, वो किस तरह से बातें करते हैं। एक तो खुद चाची दिखाई है इसकी जगपतिया की, कि जगपति चाची है ना, जब ये हॉस्पिटल से आता है तो क्या कहती है, आ गया राजा निर्वंशिया। क्या बोलती है इसकी चाची कि आ गया राजा निर्वंशिया, सत्यानाशी कुलबोरन, ये शब्द बोले हैं इसकी चाची ने कि आ गया सत्यानाशी कुलबोरन राजा निर्वंशिया। ये व्यंग्य कसा है इसकी चाची। और आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो औरत हैं, उन लोगों ने भी ताने मारे हैं, क्योंकि जो चंदा की और बच्चन कंपाउंडर की जो बात है वो धीरे धीरे सब जगह फैल चुकी है। इसीलिए सत्यानाशी कुलबोरन शब्द का प्रयोग इसकी चाची ने किया है। तो देखिए, मैत्रानी को राजा का मिलना, इसका मतलब कि मैत्रानी अशुभ मानती है कोई भी जो निसंतान अगर पति पत्नी कोई मिलता है तो उसको, तो जैसे उसने पूंछड़ा पटका और बोला कि आज तो मेरा सत्यानाश हो गया, आज तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन राजा ने वो बात सुनी तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया और सोना चांदी, खाना पीना जो भी था, माल भरवा दिया मैत्रानी के घर, क्योंकि उसने सुन लिया, क्योंकि मैं राजा क्या हूँ, निर्वंशिया, कोई वंश नहीं है मेरे, इसलिए निपुत्री हूँ ना, और ऐसे आदमी को मुँह देखना अशुभ माना जाता है। ये पहले की कथा है, अब नहीं है। तो राजा इस बात से दुखी होकर क्या कर देता है, राज्य त्याग देता है, और राज्य त्याग कर वो क्या करता है, चला जाता है बाहर। लेकिन जैसे दिया है इसमें कि मैत्रानी को राजा मिलता है, राजा के द्वारा राज क्या है, राज त्याग कर बाहर जाना। यहाँ विरक्ति होती है राजा को, बुलहस्तेसी है राज्य की, जो मैत्रानी ने भी ये कह दिया कि राजा का मुँह देखने लायक नहीं है, क्योंकि ये राजा क्या है, निर्वंशिया है। तो उसको विरक्ति हुई और उसने घर बाहर छोड़ा और उसको चला गया छोड़ने बाहर। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था आपको कि उसी रात उसकी जो पत्नी है रानी, उसको स्वप्न आता है, सपने में वो देखती है कि आज आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, और मनोकामना एक ही थी, संतान का होना। लेकिन बात यह है कि राजा छोड़ के जा चुका है, तो अब रानी घर से निकलती है, भटियारन का भेष बदलती है, और जहाँ राजा जिस धर्मशाला में जाके रुकता है ना, रानी उसी धर्मशाला में भटियारन का भेष बदलकर राजा के पास जाती है, और एक रात रुक के फिर वापस आती है। राजा को उस चीज़ का पता नहीं लगता है, राजा नहीं पहचान पाता है रानी को, भटियारन का रूप धर लिया है उसने, नहीं पहचान पाता है, और वो रानी लौटकर वापस आ जाती है, क्योंकि राजा ने इरादा कर लिया है कि मुझे जाना है। तो अब होता क्या है कि इधर जगपति की नौकरी छूट गई, क्योंकि भाई ठीक होकर तो आ गया, लेकिन मुहूर्त
अर्थात मुंशी की जो पोस्ट पर काम कर रहे थे वकील के पास, वो 4-5 महीने नहीं आने के कारण किसी और को मुहर्रम रख लिया तो नौकरी छूट गई। समस्या हो गई कि भाई अब घर का खर्चा है या फिर धंधा, जिसे कहते हैं कुछ धंधे के बगैर तो जीवन निकलता नहीं, कि निकल जाता है घर बैठे बैठे रहने से नहीं, इसीलिए वो सोचता है कि कुछ धंधा डाला जाए। लेकिन वो धंधा जो चंदा है, वो जो बच्चन सिंह कंपाउंडर है ना, उसके सहयोग से उसके साझे में लकड़ी की टाल खुलवाती है। इसको क्या है कि जगपति के द्वारा लकड़ी की टाल खोलना। तो उसके बाद जगपति को पैसा देती है बच्चन से लेकर, और जगपति जो है वो क्या करता है, लकड़ी की टाल खोलता है। वो टाल जो है ना वो खूब चलती है, दमादम लकड़ी आती है, चलती है और टाल बड़ी, इसका मतलब बहुत पैसा आने लग गए। और अब लेकिन बात टेंशन क्या थी, उसके टेंशन एक ही थी कि जगपति के दिमाग में चंदा और बच्चन सिंह का जो अनैतिक संबंध था, उसको लेकर उसके दिमाग में हमेशा विचार द्वंद्व चलता रहता था। लेकिन क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। अब इसी बीच क्या होता है कि रानी और चंदा के बच्चे होना, कि राजा रानी को छोड़ के चला गया तो रानी 2 बच्चे को जन्म देती है, समझ लो आप, और इधर जो चंदा है वो 1 बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जिस तरह से गांव आस पड़ोस में हवा फैली है कि चंदा भाई कितने दिन हो गए कोई बच्चा बच्चे नहीं, लेकिन जब से बच्चन संपर्क में आया है तो फिर चंदा को बच्चे जो है वो पैदा किया है उसने। लेकिन कारण क्या है कि ये जब हवा फैली है, अब जो आस पड़ोस की महिला औरत जो है ताना देती है, कसती है, तो फिर अब ये क्लियर हो चुका है, जगपति को स्पष्ट क्लियर हो चुका है कि ये जो पाप पल रहा है चंदा के अंदर, ये मेरा नहीं है। ये बात मैंने सारांश में बताई थी आपको कि उसने स्पष्ट किया है कि जो चंदा के अंदर जो पाप पड़ रहा है ना वो मेरा नहीं है। वो किसका है? कंपाउंडर बच्चन सिंह का है, खुद उसने बोला है ये बात। इसीलिए वो क्या है कि ये सारी जब बात फैलती है तो फिर चंदा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और चंदा अपने भाई को क्या लिखती है, एक चिट्ठी पत्री लिखती है और भाई आता है, भाई के साथ वो घर चली जाती है। अब जो होगा देखा जाएगा। और जगपति अपने घर रह जाता है, लेकिन वो बच्चे का जन्म यहाँ नहीं देती ससुराल में, वो बच्चे को जन्म कहाँ देती है? मायके में देती है। अब मायके में जच्चा बच्चा जो भी है, बच्ची का मतलब जो दिया है कि बच्चा होना वो ठीक नहीं है, मायके के अंदर ससुराल में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन क्योंकि उसको बदनामी का डर है इसीलिए वो मायके जाती है, मायके से नहीं लौटती है, वो बच्चे को जन्म देती है। वो सारी अफवाह धीरे धीरे जगपति तक पहुंच जाती है। जो उसके साथ वाले जो टालवाल का काम करते हैं ना, वो कह देते हैं कि आपकी जो पत्नी थी चंदा, उसके बच्चा हुआ है। तो मन में बाहर से खुश है लेकिन अंदर से वो दुखी है, क्योंकि वो सारी राम कहानी जानता है, लेकिन फिर क्या सोचता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन निर्वंशिया या निसंतान होने के बजाय तो ठीक है। लेकिन इसी बीच कहावत क्या चलती है कि जो लकड़ी की टाल में काम करने वाले, लकड़ियाँ काटने वाले लोग हैं, वो ये कहता है कि मैंने सुना है कि वो दूसरी जगह, चंदा कहीं दूसरी आदमी के साथ विवाह करके दूसरी जगह जाना चाहती है। वो अब यहाँ शर्मिंदगी या उस लाचारी की वजह से यहाँ आना नहीं चाहती है, लेकिन इस बात से दुखी होता है जगपति कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, आखिर मेरी पत्नी है, अब वो जो भी है वो मेरा बेटा है, नहीं कि उसको यहाँ आना चाहिए, उसको दूसरी शादी करके नहीं जाना चाहिए। आई नहीं है, वो मर गया है ना ये, जब भी नहीं, तो उसने जो दिया है कि यहाँ रानी के भी बच्चे होते हैं और चंदा के भी बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे होने से पूर्व ही चंदा अपने ससुराल को छोड़ के घर चली गई अपने भाई के साथ। अब क्या होता है कि राजा का विदेश से लौटकर घर आना होता है। राजा जो है, अब बहुत दिन हो गए, बहुत दिन के बाद बहुत सारा धन कमा के लाता है राजा, और राजा ने वो धन जो है, जो भी माल है वो दिखाए हैं। पहले ऊँट गाड़ी बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी में दिखाए हैं, माल भरा हुआ है। राजा अपने महल की सीमा के बाहर, मतलब थोड़ी दूर आ रहा है, लेकिन
एक जो पहिया है उसका रास्ते में कहीं धंस गया किसी पेड़ का, मतलब कोई, अब वहाँ एक उसको कौन मिला है, एक ब्राह्मण मिला। तो राजा ने कहा कि भाई मेरा पहिया धंस गया है, इसको निकाल दो। तो वो ब्राह्मण ने क्या बोला उससे, ब्राह्मण ने बोला कि जो सकट के समय जो पैदा हुए बच्चे, अगर इस जो तुम्हारी गाड़ी है ना, इस पहिए के अगर अपने घर से सुपारी ला के खगा दें, स्पर्श कर दें, तो तेरा गाड़ी का पहिया निकल जाएगा। अब राजा सोचता है कि सकट के समय बच्चे पैदा हुए, भाई मैं कहाँ ढूंढूं, लेकिन वहाँ वो दो बच्चे घूम रहे थे, वही राजा के, क्योंकि महल से थोड़ी से आगे की बात है ये, तो महल से आगे वो बच्चे खेल रहे थे दो। तो बच्चों ने वो बात सुनी कि ब्राह्मण ने क्या बोला है इस आदमी से कि सकट के समय बच्चे जो पैदा हुए, अगर वो अपने घर से सुपारी लाके इस तेरी गाड़ी के पहिए को खगा देना तो ये गाड़ी निकल जाएगी। वो बच्चे ने सुना और वो बच्चे दौड़ के उसके पास गए। बोले क्या बोला महाराज? बोले ये बोला हम सकट के समय पैदा हुए। बच्चों ने बोला, राजा को पता नहीं कि मेरे बच्चे हैं। तो जो वो सकट के समय बुला भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने तय कर लिया पहले कि हम सुपारी ले आएंगे, तेरी गाड़ी को भी निकला देंगे, लेकिन पहले तय, बोल जो माल है उसमें से आधा आधा बच्चों ने। तो राजा ने कहा बोल पक्की, बोल गाड़ी तो निकले नहीं, माल भी जाएगा और गाड़ी भी जाएगी। इसीलिए बच्चों ने कहा माल आधा आधा होगा, चाहे कोई भी हो तू। उनको पता नहीं कि मेरे पापा रामी कुमार ला रहे हैं, लेकिन बात ये है कि उन्होंने कहा कि आधा आधा 50-50, बोल ठीक 50-50 होगा। तो घर गए, घर से सुपारी लाए और पहिया के खगाया, गाड़ी निकल गई। अब बच्चे आगे आगे और राजा पीछे पीछे जा रहा था। तो घर में जैसे ही घुसा तो दोनों बच्चे अपनी माँ के लिपट गए, रानी के। राजा ने कहा कि ये कौन? तो रानी ने कहा कि महाराज ये आपके सुपुत्र हैं। बोल मेरे सुपुत्र? बोल मेरे सुपुत्र खानते आए? भाई सीधी बात है, उसने क्वेश्चन किया है राजा ने कि मेरे सुपुत्र कहाँ से आए, मैं तो इतने दिन का गया हूँ। तो यहाँ रानी और राजा के बीच थोड़ी सी नोक-झोंक होती है, लेकिन रानी फिर उसको बताती है कि आप छोड़ के गए थे, उसी दिन मुझे स्वप्न आया था, लेकिन आप नहीं थे, और आप जिस धर्मशाला में ठहरे थे उसमें जो भटियारिन आई थी तेरे पास में, वो मैं ही थी और कोई नहीं थी। तो राजा संतुष्ट हो जाता है और बात समझ आ जाती है, और राजा जो है ना अपनी रानी दोनों बच्चों को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जगपति जो है, जगपति को तो चंदा आएगी तो स्वीकार होगी, चंदा पहली बात तो आ ही नहीं रही है। तो यहाँ जो दिया है कि राजा का विदेश लौट कर घर आना, तो घर आकर अपनी रानी और दोनों बेटों को अपना लेता है। लेकिन जो वर्तमान प्रवेश का जो आदमी है, जो जगपति है ना, वो अपना नहीं पाता है और न लौटकर चंदा वापस आती। इसीलिए जगपति क्या करता है कि जब चारों तरफ बदनामी हो गई, खूब फैल गई कि भाई अब पार नहीं पड़ेगा, अब जो पैसा है, पैसे का जो कर्जा है, कर्जे का जो जहर है ना, वो उसकी नस नस में पुर चुका है। इसीलिए वो क्या करता है, इसीलिए वो अफीम प्लस तेल कि अफीम खाता है और अफीम के साथ फिर तेल पीता है, और अफीम तेल पीता है तो उससे रिएक्शन होता है और रिएक्शन होके वो मर जाता है। अब मरता है ये, तो इसने दो वो लिखे हैं, पत्र लिखे हैं, दो पत्र लास्ट में लिखे हैं इसने। देखिए इसमें लिखा है कि दो पत्र लिखे उसने, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। दो पत्र लिखे उसने, जिसमें पहले में क्या लिखा है, चंदा को उसने लिखा कि चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चा को लेकर चली आना, मैं तो मर गया या फिर मरने वाला हूँ। लेकिन उसने पत्र पहले ही लिख दिया है। क्या दिया है कि चंदा को उसने लिखा कि चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना, अभी 1-2 दिन में मेरी लाश की दुर्गति होगी। इसका मतलब कोई साल संभाल करने वाला नहीं है, माँ भी मर गई, पिता मर गए और वो भी गई, तो मेरी लाश की दुर्गति होगी। तो मेरे मरने के बाद चंदा, तुम जो मेरा बेटा है ना, उस बेटे को लेके आ जाना, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। क्या दिया है,
चंदा, चंदा को कहता है जगपति। जगपति कहता है कि चंदा आदमी को क्या मारता है? पाप नहीं, पश्चाताप मारता है। इसका मतलब कि तूने जो पाप किया है ना, उस पाप की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने ऐसा कर लिया। लेकिन पश्चाताप मारता है। पश्चाताप, पश्चाताप का मतलब है किए हुए कर्म पर ध्यान देना कि मैंने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, तो पश्चाताप मारता है। तो मैं उसी के कारण मरा। मैं बहुत पहले मर चुका था, हालांकि मैं जिंदा था, लेकिन मैं क्या हो गया? बहुत पहले मर चुका था, बहुत पहले मर चुका था मैं। वैसे एक जिंदा लाश थी जो मैं इधर उधर घूम रहा था। बच्चे को लेकर जरूर चली आना। पहले पत्र में लिखती है कि लिखता है जगपति के बच्चे को लेकर तू जरूर चले आना, मेरी 1-2 दिन में मृत्यु हो जाएगी जब तक तू आएगी। क्यों बोला है? क्योंकि जब पिता मरते हैं तो पुत्र ही अग्नि देता है, इसलिए उसने ये बात लिखी है कि तू अब मेरे बेटे को लेके चली आना। दूसरा उसने कानून को लिखा है। कानून को लिखा है जिसमें क्या लिखा है? कानून को लिखा। कानून में लिखा है कि किसी ने मुझे नहीं मारा, न किसी आदमी ने। मैं जानता हूँ कि मेरी जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। सीना चीरोगे, पोस्टमार्टम होगा। और क्या दिया है कि उसमें जहर मैंने अफीम नहीं, अरे वैसे मैंने अफीम खाई है, तेल पिया है, लेकिन अफीम और तेल पीने से मेरी मृत्यु नहीं हुई है। क्या हुई है? रुपया खाने से, क्योंकि मैंने रुपया खाया है। और उन रुपयों का जो कर्ज, क्योंकि वो रुपये किस पे लिए थे? कर्ज पे। और कर्ज का जहर जो मेरी है ना, वो नस नस में समा गया, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए। क्या दिया है? मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर नहीं आ जाए। मेरी लाश को कोई हाथ नहीं लगाए और जब तक नहीं जलाई जाए, जब तक चंदा न आ जाए, आज बच्चे से दिलवाई जाए बस। और कहानी को उन्होंने खत्म कर दिया। माँ जब कहानी समाप्त करती थी, क्योंकि कहानी माँ के द्वारा ही शुरुआत हुई थी, और लास्ट में लिखा है कि माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास में बैठे बच्चे फूल लेकर हाथ में बैठे रहते थे ना, कहानी के समाप्त होने पर वो गौरव पर चढ़ा देते हैं, मेरी कहानी खत्म हो गई, ये लिखा है लास्ट में, और ये कहानी आपकी समाप्त हो गई। ये कहानी थी, तो थोड़ा कथानक है ना, उनको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लें, ठीक है।